आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की। बड़ी इंपॉर्टेंट मोटर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टेपर मोटर कितने तरीके की होती हैं, कई तरीके से मैंने उन्हें डिवाइड करा था। और वहाँ पे हमने सीखा था कि भाई स्टेपर मोटर को अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके हैं जो रोटर के बेसिस पे जिसके हम ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैंने बताया था। तो पहला वीडियो जो है उसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की। इसके अंदर जो है हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिलक्टेंस को वेरी करने से हमारी स्टेपर मोटर वर्क करती है, जो पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस जैसा कि नाम है रिलक्टेंस, मैंने आपको बताया था रिलक्टेंस बहुत बार बता चुका हूँ। तो रिलक्टेंस क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम लोग सेटअप करते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो इस फ्लक्स को सेटअप करने में जो अपोजिशन सामने आती है उसको हम लोग रिलक्टेंस होता है, और मैक्सिमम बुक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है, जैसे कि जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। आपको याद होगा कि एक अगर आई एम्पीयर करंट फ्लो करा रहे हो तो रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है वो अपोज करता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जब फ्लक्स को हम लोग सेटअप करते हैं तो वहां पे जो अपोजिशन फेस करता है वो रिलक्टेंस होता है, ठीक है। नाउ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वेरिएबल रिलक्टेंस का क्या मतलब है किसी भी जगह पे वेरिएबल रिलक्टेंस, ठीक है। तो वेरिएबल रिलक्टेंस का क्या मतलब हुआ, अब देखो अगर हम बात करते हैं रिलक्टेंस की, ठीक है, वेरिएबल रिलक्टेंस की, तो मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसमें कहीं से भी आप फ्लक्स को एंटर करवाएं और फ्लक्स को एग्जिट करवाएं। फॉर एग्जांपल यहां से फ्लक्स ये एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है, हर बार आपको सेम रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहां से देखो इतना, ये एयर का रिलक्टेंस हो गया, दिस वन इज योर एयर रिलक्टेंस एस एयर, दिस इज योर एस आयरन एंड दिस इज योर एस एयर, ओके। तो देखो यहां से अगर इस पर्टिकुलर पाथ की बात करी जाए, पाथ वन ले लेते हैं, पाथ वन। तो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले एयर आ गई, एस एयर, देन एस आयरन आ गया एंड देन एस एयर आ गई दोबारा से, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलक्टेंस पाथ, एक पर्टिकुलर रिलक्टेंस हो गया इसका, ठीक है। अब क्या होता है अगर इस बॉडी को, यानी कि इस पर्टिकुलर मोटर के बॉडी की बात करी जाए, अगर मैं यहां से इसमें से फ्लक्स एंटर कर रहा हूं तब भी सेम पोजीशन आएगी। यानी कि इन यहां से अगर फ्लक्स इन हो रहा है और यहां से फ्लक्स आउट हो रहा है, अगर रास्ते में पड़ने वाला जो टोटल रिलक्टेंस है वो हर पाथ पे सेम है, तो ऐसी मशीन जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड पाथ है, पाथ टू, दिस वन इज पाथ वन। नाउ पाथ टू का अगर रिलक्टेंस देख लें तो क्या होगा, सबसे पहले एस एयर आएगा, फिर आएगा एस आयरन, और फिर आएगा एस एयर, सेम सेम लेंथ का। तो देखो जितना ऐसे यहाँ पे है उतना ही यहाँ पर है, सब कुछ सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो मशीन होगी या ये जो पर्टिकुलर टाइप का रोटर होगा, इसका क्या होगा, ये कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर है। कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर यानी कि ऐसा कांस्टेंट रिलक्टेंस रोटर, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ, ऐसा रोटर जिससे आप कहीं भी उसके ऊपर कहीं से भी आप अगर फ्लक्स मारोगे तो भाई उसके अंदर से जब वो फ्लक्स पास होगा और निकलेगा, एंटर होगा, पास होगा और फिर पास आउट होके एग्जिट कर जाएगा, उसके रास्ते में पड़ने वाला जो रिलक्टेंस होगा वो हर बार सेम रहेगा, चाहे आप किधर भी कोई भी पाथ ले लो। इस तरीके की जो मोटर होती है इन्हें कहते हैं कांस्टेंट रिलक्टेंस रोटर, ठीक है। नाउ एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छी बात है आपके सामने अगर एग्जांपल शेयर करूं मैं, तो आपने देखा होगा अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्थ साउथ पोल होते थे, नॉर्थ साउथ, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस तरीके का रोटर ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं सिलिंड्रिकल रोटर, और एक बार मैं लेता हूँ नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे ले लेता हूँ सेलियंट पोल रोटर, सेलियंट पोल रोटर जो मैंने पीछे सिंक्रोनस मशीन में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ से पर्टिकुलरली फ्लक्स की बात करते हैं, अगर इस पर्टिकुलर पार्ट से फ्लक्स पास होगा तो देखो यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स यहाँ से पास करवा लो। अगर यहाँ पे मान लेते हैं वन है, टू है, वन टू थ्री एंड फोर, तो अगर इस रास्ते से फ्लक्स पास हो रहा है वन टू से, फोर और टू से पास हो रहा है, तो मान लेते हैं रिलक्टेंस एस वन है। अगली बार ये रोटर घूम जाएगा, जब रोटर घूम जाएगा तो मान के चलते हैं अब की रोटर घूम के कुछ इस पोजीशन पे आ गया है, तो वन यहाँ पे आ गया है, टू यहाँ पे आ गया है, थ्री यहाँ आ गया है, फोर यहाँ पे आ गया है। लेकिन अब भी अगर तुम यहाँ से फ्लक्स को पास करवाओगे भाई सेंटर में से, तो देखेंगे आप जो रिलक्टेंस होगा इस पर्टिकुलर पाथ का, जो रिलक्टेंस होगा वो S2 होगा और S1 इक्वल टू S2 होगा। यानी कि अगर किसी रोटर, अगर किसी मशीन के अंदर जो उसका रोटर है उससे जब हम लोग फ्लक्स पास करवाते हैं तो जो मिलने वाला रिलक्टेंस है अगर वो सेम रहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि तुम्हारा जो रोटर है वो किस शेप में अलाइंग है, किस डायरेक्शन में अलाइंग है, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार जो तुम्हारा मोटर का जो रोटर है, दिस इज योर रोटर ऑफ द मोटर, यानी कि मोटर का जो रोटर है आपका, ये रोटर, ये अगर आपको हमेशा सेम रिलक्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, कहां कहां पे, चाहे वो डी एक्सिस हो चाहे वो क्यू एक्सिस हो, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि आपको एक रैंडम नहीं कहोगे, आप कहोगे भाई ये हो गई, मान लेते हैं डी एक्सिस हो गई, दिस वन इज योर डी एक्सिस एंड दिस वन इज योर क्यू एक्सिस। तो चाहे क्यू एक्सिस से हो चाहे डी एक्सिस से हो, कहीं भी किसी भी एक्सिस पे चले जाओ, अगर आप सेम रिलक्टेंस ऑफर कर रही है, आपकी मोटर का जो रोटर है वो सेम रिलक्टेंस ऑफर कर रहा है फ्लक्स को, तो ऐसे रोटर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रिलक्टेंस रोटर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जितनी भी सिलिंड्रिकल रोटर मशीन है, जितनी भी आपकी सिलिंड्रिकल रोटर की जो मशीन है, सिलिंड्रिकल रोटर मशीन्स, उन सब के अंदर जो भाई रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, इन सब के अंदर रिलक्टेंस होता है वो कांस्टेंट रिलक्टेंस होता है, कांस्टेंट रिलक्टेंस। दीज ऑल आर कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो यानी कि आप दुनिया की कोई भी मोटर उठा लो, अगर उसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स आप उसको पास करके देखो, एक रास्ते से फिर दूसरे रास्ते से कई तरीके से पास करके देखो, और हर बार अगर सेम रिलक्टेंस आ जाता है, यानी कि मोटर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखी हुई है, उस पर देखा रिलक्टेंस आया S1, उसके बाद उस मोटर को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद थोड़ी देर बाद जब पोजीशन चेंज हो गई, तब आपने देखा तब भी जो मिलने वाला फील्ड फ्लक्स जो पास होगा रोटर से, उसको जो ऑफर होने वाला रिलक्टेंस है वो S2 और S1 और S2 अगर बराबर है, तो यानी क्या होगा, ये कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर हो गई। ठीक है, नाउ लेकिन अगर बात करते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की, तो उसके लिए पड़ोस वाला पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करेंगे, तो देखो अगर हम बात करें, ये अगर मान के चलता हूँ एक एक्सिस ये कह देता हूँ मैं डी एक्सिस कह देता हूँ इसे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर एक्सिस को कह देता हूँ क्यू एक्सिस। तो ऐसी मोटर जिनके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपके सामने है, यानी कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पोजीशन में है, तो डी एक्सिस के अलाउंग उसका रिलक्टेंस जो होगा वो अलग होगा, और क्यू एक्सिस के अलाउंग अलग होगा। कैसे? देखो अगर हम बात करते हैं पहली पोजीशन, ये हो गई S1 रिलक्टेंस 1, तो देखो यहां से जब फ्लक्स पास होगा, सीधी सी बात है, तो देखो यहाँ पे क्या इतना बड़ा एयर गैप है, देखो एयर गैप क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है यहाँ पे, इसी तरीके से वो यहाँ से पास होगा, देन इधर जाएगा, ये भी देखो काफी बड़ा एयर गैप है। ठीक है, तो अगर बड़ा बड़ा एयर गैप है, यहाँ पे काफी ज्यादा एयर गैप है, तो इसका रिलक्टेंस जो होगा S1 काफी ज्यादा होगा। ना अगर सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, अब थोड़ी देर बाद मान के चलते हैं ये थोड़ा रोटर रोटेट होकर कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है, ये क्लियर, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं रोटर अपने आप को अलाइन कर लेता है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अब जरा देखो तो यहाँ से पास होगा फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। अब देखो अगर इस तरीके का फील्ड फ्लक्स पास होगा, तो देखो केवल इतना सा एयर गैप रिलक्टेंस है, और यहाँ पे भी तो देखो एयर गैप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि रोटर की पोजीशन के चेंज होने से एयर गैप चेंज हो रहा है, और एयर गैप के चेंज होने से एयर गैप का जो रिलक्टेंस है वो भी चेंज होगा। भाई ज्यादा एयर गैप तो ज्यादा रिलक्टेंस, कम एयर गैप तो कम रिलक्टेंस, तो यानी कि सीधी सी बात है, ये वाला जो रिलक्टेंस होगा S2, और हम कह सकते हैं कि S1 जो होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू S2। क्यों? क्योंकि S1 के केस में एयर गैप ज्यादा था, लार्ज एयर गैप, यहाँ देख सकते हो लार्ज एयर गैप, और एयर गैप क्योंकि ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी चीज है जो रिलक्टेंस होगा S1 वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द S2, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप क्या है, स्मॉल एयर गैप, स्मॉल एयर गैप। ओके, आई होप चीज समझ में आ रही होगी, बेसिक से कॉन्सेप्ट। तो एक रूल और निकल के आया, एक रूल तो ये आ गया यहाँ पे कि आपने अगर अलग अलग डायरेक्शन में से ओरिएंट करा है और रिलक्टेंस की वैल्यू सेम रह रही है, रिलक्टेंस जो फील्ड फ्लक्स को ऑफर किया जा रहा है अगर किसी मोटर में वो सेम है, तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर। एक और रूल ऑफ थंब आप निकाल, मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आप बता सकते हो कि मोटर का कांस्टेंट रिलक्टेंस है कि वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है। तो वो रूल ऑफ थंब है एयर गैप। आप एयर गैप को चेक करें, अगर पूरे रोटर के अक्रॉस एयर गैप बराबर है, तो ऐसे केस में ऐसी मोटर जो होंगी वो होंगी कांस्टेंट रिलक्टेंस एयर गैप मोटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर, अगर हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोटर की, जैसे मान लेते हैं ये पोल शोज हो गए नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो अगर तुम सिलिंड्रिकल रोटर ले रहे हो, ठीक है, तो देखो इतने ये यहाँ तक सर्टेन आते हैं, ये एक्चुअल में इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, कहीं पे भी कोई भी एरिया जो होता है बचा नहीं होता। तो देखो इस पूरे इसकी पेरीफेरी पे देखो, यहाँ कोई भी जगह देख लो, हर बार देखो एयर गैप की जो वो है, एयर गैप की लेंथ है वो सेम है, तो यानी कि सेम एयर गैप। और अगर एयर गैप सेम है आपका, अगर किसी रोटर के अक्रॉस सारी तरफ, यानी कि पूरी 360 डिग्री घूम के देख लो, अगर सब तरफ एयर गैप सेम है, तो ऐसी मोटर जो होंगी वो कांस्टेंट रिलक्टेंस एयर गैप मोटर होती है। ठीक है, तो इनके अंदर वेरिएबल रिलक्टेंस कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मोटर की, अगर ये हम मान लेते हैं रोटर हमारा कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे एयर गैप कम है, यहाँ एयर गैप देखो बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा, फिर देखो इतना सारा एयर गैप हो गया, फिर देखो कम होना शुरू हुआ, यहाँ मिनिमम हो गया, यहाँ पे देखो मिनिमम है, ऐसे यहाँ मिनिमम था, फिर ये देखो फिर से एयर गैप बढ़ना शुरू हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया, फिर कम होने लगा। तो देखो इस पूरे अगर मोटर को ध्यान से देखोगे, इसके रोटर को ध्यान से देखोगे, तो देखो पूरे सरकमफ्रेंस में कहीं पे भी एयर गैप एक सा नहीं है। तो क्योंकि एयर गैप एक सा नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ऐसी मोटर जिनके अंदर एयर गैप जो होता है उनके रोटर के अक्रॉस वो एक सा नहीं होता है,
ठीक है, तो ऐसी मोटर को भी हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। ये पहचान होती है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। पहली बात तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने दो तरीके बताए आपको पहचान करने के। दूसरा तरीका बहुत ही इफेक्टिव है, इजीली आप निकाल के देख सकते हो। ठीक, नाउ अब बात करते हैं ऑपरेशनल मैकेनिज्म की। तो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नॉर्थ साउथ रख रखे हैं, ठीक है, और नॉर्थ साउथ के केस में अगर हमने क्या करा, एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर मैग्नेटिक मटेरियल। वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को आप प्लेस करोगे तो होता क्या है कि जब ऐसे में क्या होगा, फ्लक्स यहां से निकलेगा। ठीक, और ये फ्लक्स जो होगा ये साउथ में एंटर करना चाहेगा। पर क्या ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही चला जाएगा, तो नहीं। देखो क्या होता है एक्चुअल में, बात क्या होती है, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हो तो वो हमेशा लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं करंट की बात करता हूं, करंट में आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है R1 का, एक रास्ता है R2 का। ठीक है, ओके, और ये करंट है। तो अगर करंट से तुम पूछोगे तो वो कहेगा कि जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा वो उस पाथ से फॉलो करेगा। तो ये जो है, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1 कम है, अगर R1 की वैल्यू कम होगी R2 से तो I1 यानी कि वन पाथ से पास होने वाला करंट I1 और ये हो गया I2। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी I2 से। रीजन क्या है, क्योंकि भाई क्या होता है, करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। उसी तरीके से फ्लक्स जो होता है वो हमेशा लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा था वो कुछ इस तरीके से फॉलो करेगा, क्योंकि भाई देखो एयर, हमेशा याद रखना, एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द आयरन का। यानी कि आयरन मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हो तो उसका क्योंकि रिलक्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू द एयर, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होगा वो उस आयरन पाथ से फॉलो करना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए वो वैसा ही, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस की तरह है। तो देखो तुम देख सकते हो मैक्सिमम करंट क्योंकि R1 से, वैसी मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, सारा का सारा फ्लक्स जो होगा वो इस आयरन के टुकड़े से होता हुआ निकलेगा और ये जाके इसमें एंटर करेगा इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, बात समझ में आ रही, इस तरीके से फॉलो करेगा। ओके, नाउ लेकिन होता क्या है भाई, अब जब आयरन का जो पाथ, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो इस तरीके से अपने आप को लेके जा रहा है, लेकिन अभी भी देखो रास्ता बहुत लंबा है। क्योंकि क्या हो रहा है, इसको सीधा सीधा जाना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसे बेंड होना पड़ रहा है। तो ये जो बेंडिंग है, यानी कि ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है फ्लक्स का, इसकी वजह से क्या होता है, एक टॉर्क जन्म लेता है। ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये जो देखो बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पाथ है, ये देखो लंबा पाथ हो रहा है ना, तो रिलक्टेंस बढ़ रहा है इस रास्ते का। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि रिलक्टेंस कम हो। तो इस केस के लिए वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आयरन के टुकड़े पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से देखो फ्लक्स निकल के ये बेंड होके जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये भी सीधा होना चाहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली लाइन है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो नॉर्थ और साउथ के बीच का है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ये भी स्ट्रेट लाइन में फ्लो करना चाहेगा। अब स्ट्रेट लाइन में फ्लो होने के लिए प्लस आयरन के टुकड़े से पास होने के लिए दोनों कंडीशन है कि आयरन के टुकड़े से पास भी होना है इसे, क्योंकि वो लीस्ट रिलक्टेंस है, उसका रिलक्टेंस बहुत कम है, प्लस उसे और भी कम रिलक्टेंस करना है, यानी कि सीधी लाइन में भी फ्लो होना है। इन दोनों कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए ये जो आपका फ्लक्स है ये आयरन के टुकड़े पे, मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स या टॉर्क लगाने लगेगा। तो ये नीचे की तरफ लगाएगा स्ट्रेट होने के लिए, और ये ऊपर की तरफ। तो ऐसे केस में ये जो आयरन का टुकड़ा है ये क्या करेगा, ये रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, ये घूम जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है घूम जाएगा, या अभी आप इतना समझो, अभी कंटिन्यूस रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप को केवल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करवा लेगा, यानी कि ये अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करवाएगा। जब तक ऐसा नहीं करवाएगा तब तक ये आयरन का टुकड़ा जो होगा ये इसके ऊपर टॉर्क फोर्स लगता रहेगा। और जैसे ही ये अपने आप को अलाइन करवा लेगा तो अब क्या होगा, नॉर्थ और साउथ हो गए, और अब सीधा सीधा फ्लक्स पास हो जाएगा इससे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ये हो गई मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन। क्लियर हो गया। और ये हो गई हाई रिलक्टेंस पोजीशन। तो हाई रिलक्टेंस पोजीशन से मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन तो पहुंचने
के लिए क्या होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है और ये है हमारी वर्किंग प्रिंसिपल और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग वेरिएबल रिलक्टेंस टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो जो भी ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल रिलक्टेंस होता है वो सब के सब उन सभी मोटर्स के अंदर इस तरीके का एक टॉर्क हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में करेंगे, स्टेपर मोटर को ऑपरेट करवाने का। आईओ समझ में आ गई होगी। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक आयरन का टुकड़ा रख देंगे या मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन या मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन में अपने आप को अलाइन करवाने की कोशिश करेगा और जब वो ऐसा करेगा तो ऐसा करने के लिए वो टॉर्क उसके ऊपर महसूस होगा उसे और वो रोटेट कर जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी स्टेपर मोटर जो है वो वर्क करती है। आई होप जी समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्टेटर हो गया स्टेपर मोटर का। अच्छा, मैंने आपको पुराने लेक्चर्स बताया था कि इसके अंदर जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से सारे के सारे पोल एकदम एनर्जाइज नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर केस में 3 फेज है, ये 3 फेज स्टेटर लिया हुआ है मैंने, यानी कि ए मान लेते हैं, ये दिस वन इज योर ए डैश एक फेज हो गया। ऐसी बी है तो ये बी डैश हो गया दूसरा फेज, ये सी है ये सी डैश हो गया तीसरा फेज। तो ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या है, ये 3 फेज हैं, 3 फेज हैं सप्लाई के। लेकिन याद रखना ये वो 3 फेज नहीं है जो एसी वेव के 3 फेज होते हैं। ये 3 फेज क्या है, डीसी के 3 फेज हैं। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, डीसी की बात कर रहा हूं मैं, डीसी डीसी यहाँ पे सप्लाई की बात की जा रही है। और ये 3 फेज का मतलब 3 फेज डिफरेंस का नहीं है बल्कि 3 फेजेस हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं किसी और बैटरी से आ रहा है, ये दूसरी बैटरी से, तीसरी बैटरी से, तो आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जैसे कि 3 फेज में अगर सप्लाई की बात करी जाए एसी की, तो वो जो होती थी उनके अंदर आपको पता होगा 120 के फेज डिफरेंस से ये सारी की सारी जुड़ी होती थी। लेकिन ये यहाँ पे जो 3 फेज है, ये इन तीनों का आपस में कोई भी किसी तरीके का लिंक नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ अब हम बनाते हैं एक वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर। तो मैं यहाँ पे सेंटर में, देखो ये हो गया तुम्हारा सिलिंड्रिकल रोटर। अगर ये रोटर बना देता हूं तो ये मोटर बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि भैया हमने अभी सीखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे एयर गैप, देखो सबका एयर गैप बराबर, अगर एयर गैप बराबर हो गया तो रिलक्टेंस मर गया। तो आपको क्या चाहिए, वेरिएबल रिलक्टेंस चाहिए। तो वेरिएबल रिलक्टेंस के लिए हमें उसमें प्रोजेक्शन डालने पड़ेंगे जैसे कि सेलिएंट पोल में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब ये बन गई वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, 1 प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड प्रोजेक्शन, फोर्थ प्रोजेक्शन। ओके, ये अब जो रोटर हो गया ये वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर हो गया। अब ये तुम्हारी मोटर काम करेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो देखो वेरिएबल रिलक्टेंस अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हैशटैग कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर जो होती है उसके अंदर पोल शो पे क्या होते हैं, स्टेटर पोल्स हो गए, ये आपके स्टेटर पोल्स हैं और ये होगा रोटर पोल्स। एक चीज याद रखना हमेशा कि जो स्टेटर पोल्स हैं, स्टेटर पोल्स शुड नेवर बी इक्वल टू द रोटर पोल्स। रोटर पोल्स टीथ कुछ भी कह लो, स्टेटर के जो पोल्स हैं और रोटर के जो पोल्स हैं वो कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 हैं प्रोजेक्शंस और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों को 4 कर दोगे या दोनों को एक इक्वल कर दोगे तो ऐसे केस में मोटर जो होती है वो रन नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसके लिए सेपरेट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? वहां मैं आपको बताऊंगा इस चीज को। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है और डिटेल में देखेंगे उसे। लेकिन अभी टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए यहीं रहते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ अगर बात करते हैं भाई, ये इनके ऊपर क्या होता है, सप्लाई लगी होती है, यानी कि ये क्या वाइंडिंग होती है इनके ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, ये वाइंडिंग करी, इसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे ले आए पीछे से, बैक से हमने इस पे जोड़ा और ये निकाल दी। तो ये हो गई तुम्हारी एक वाइंडिंग। ठीक है, दूसरी वाइंडिंग हमने क्या करा, ये करी, इस तरीके से लाए, ये करा, ये वाइंडिंग हो गई भैया, और इसका एक पोर्शन यहाँ ले आए और ये हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, ये दूसरी वाइंडिंग हो गई। ये हम लाए तीसरी वाइंडिंग, थर्ड। क्लियर? ये हो गई ऐसे और ये हो गई। ठीक है, तो दिस वन इज योर ए वाइंडिंग, ये हो गई तुम्हारी ए। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बी, सॉरी सी, कलर सेम रख लेते हैं, ये हो गई बी। ठीक है, तो ए बी सी 3 तरीके की वाइंडिंग है, इसलिए 3 फेज नाम दिया हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब किस चीज का होता है, तो देखो जो रोटर होता है, रोटर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में जो रोटर होता है, ये तुम्हारा है रोटर। और इसकी खास बात होती है, ये क्या होता है, ये आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का। इसके ऊपर किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं दी जाती। यानी कि दूसरी बात जो और याद रखने वाली है, नो एक्साइटेशन
एक्साइटेशन स्लैश वाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अभी तक आपने जितनी भी मशीन पढ़ी थी जो मैंने आपको बताई हैं, सब में आपने देखा होगा रोटर स्टेटर दोनों के ऊपर हमने वाइंडिंग की हुई थी, ठीक है, किसी के ऊपर आर्मेचर, किसी के ऊपर फील्ड वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होती है, इसकी खास बात ये होती है, इसके रोटर पे कोई भी वाइंडिंग नहीं की जाती। यानी कि केवल एक रोटर होता है, ना तो उसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट होती है वो, और ना ही उसके ऊपर किसी भी तरीके की हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं उसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का, बहुत सिंपल सा होगा, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सर्किटरी की, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्किटरी कैसे काम करेगी। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ हैशटैग सर्किट, इसी को सीखेंगे, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सर्किटरी देख लो तो भाई हमारे पास ए वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये है ए डैश, एक हमने दूसरी वाइंडिंग की हुई है बी डैश, और एक तीसरी वाइंडिंग की हुई है सी डैश। इन तीनों को न्यूट्रल को जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे लगे होते हैं स्विच, दिस वन योर S1, दिस वन इज योर S2, दिस वन इज योर S3, ठीक है। ये स्विच हो गए आपके, और ये स्विच जो हैं ये बैटरी से जुड़े हैं। क्लियर हो गया, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये तीन वाइंडिंग हो गई। अब देखो करना क्या होता है आपको, इसकी ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अभी तक सर्किट समझ में आ गया, सर्किट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहले वर्किंग समझते हैं, फिर मैं आपको स्विच और ट्रुथ टेबल इसकी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, अब चलते हैं वर्किंग के तौर पे। तो सबसे पहले वर्किंग की अगर बात करें, साइड बाय साइड हम लोग देखते रहेंगे। तो देखो मैं सारे पोल आपको डॉटेड में बना रहा हूँ, केवल उन्हीं को दिखाऊंगा जो एनर्जाइज होंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको वर्किंग बता रहा हूं मैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पे रोटर बना लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा रोटर, थोड़ा सा शेप हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक पोजीशन ये ले लेते हैं, रोटर की ये थी एंड एक ये था, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या करा जाएगा, तो देखो अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था ये स्टेपर मोटर का, अगर सॉरी स्टेपर, हाँ वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर को देखें, तो देखो मैंने तुम्हें पुराने लेक्चर में बताया था, हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्किंग समझो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार में तीन में से कोई एक फेज को एनर्जाइज करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम उसे एनर्जाइज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने ए को एनर्जाइज करा, ठीक, तो ए को एनर्जाइज कैसे करोगे, तो ए को एनर्जाइज अगर आपको करना है, देखो तीन स्विच है, तीन वाइंडिंग है, एक बार में एक, यानी कि वन स्विच एट अ टाइम ऑन होगा, ठीक है, वन स्विच ऑन एट अ टाइम, यानी कि एक बार में केवल एक स्विच को ऑन रखोगे और बाकी जो होंगे दोनों ऑफ होंगे। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं S1 को मैंने ऑन करा, ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं, S1 जो है वो हमारा ऑन है, ठीक है, और बाकी S2 और S3 ये क्या है, ये ऑफ है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आई होप जी समझ में आ रही होगी। अब देखो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपने S1 को ऑन करोगे तो देखो ये चीज एनर्जाइज हो गई, ये हो गया ऑन और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए और यहाँ पे आ गया ए डैश, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो ए डैश आ गया, तो भाई फ्लक्स जो होगा देखो कुछ इस तरीके से पास होने लगेगा इसमें से, वेरिएबल लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए, ये देखो, ठीक है। अब तुम्हें मैंने अभी पीछे बताया था, यहां से इजीली आप देख के बता सकते हो ये जो बेंडिंग हो रही है। अब देखो कोई भी फ्लक्स जो होगा वो अपने आप को स्ट्रेट लाइन मिनिमम रिलक्टेंस पाथ से फॉलो करना चाहेगा। तो लीस्ट रिलक्टेंस पाथ कौन सा होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा ऐसे केस में, ये वाला जो फ्लक्स है जो इस तरीके से बेंट होके जा रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी अपने आप को सीधा करना चाहेगा, तो सीधा कैसे फ्लो हो सकता है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ताकि क्या हो, स्ट्रेट लाइन में आ सके, लीस्ट रिलक्टेंस पाथ की पोजीशन में आ सके। और ऐसे में रोटर जो होगा वो घूम के क्या होगा, रोटर क्या होगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा रोटर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर आपका रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट। और रोटेट होके कहां तक पहुंचेगा, रोटेट होके ये केवल इतना ही रोटेट होगा कि ये वाला पार्ट यहाँ आ जाए एंड ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ जाए, ये वाला पार्ट यहाँ चला जाए, बात समझ में आ रही। तो ये इतना रोटेट हो जाएगा, ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट रोटेट होके यहाँ आ जाएगा और ये वाला रोटेट, तो केवल एक एंगल रोटेट होगा। अब मान के चलते हैं कैसे हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं, डायग्राम बहुत बार बनाने पड़ेंगे, बोर मत होना, ठीक है। तो इसको देख लेता हूं मैं, दिस वन इज योर ए, अब केवल इस समय ए और ए डैश बना रहा हूं, ठीक। अब देखो दिस वन इज योर रोटर, तो एक पार्ट ये आ गया, एक ये आ गया,
ठीक है, तो देखो रोटेट होके इस पर्टिकुलर पोजीशन में आ गया। ठीक, तो अब मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन क्या थी, तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी। अभी हमने पीछे देखा, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये वाली जो पोजीशन थी ये रही, ये पोजीशन थी, उसी को मैं बना दे रहा हूँ, ये पोजीशन थी। सॉरी, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है। दिस वन इज योर इनिशियल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, इनिशियल पोजीशन। अभी देखो एक मजा आने वाला है एकदम। इनिशियल पोजीशन, और ये हो गई उसकी दूसरी पोजीशन, यानी कि करंट पोजीशन। करंट यानी कि एक्चुअल पोजीशन जो अब हो गई है ऑन करने के बाद। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि वो पहले यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन पे, अब घूम के ए पे आ गया, यानी कि इस पोजीशन पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना घूमा, तो दिस वन इज योर बीटा, और वी कैन से दैट बीटा इज द स्टेप एंगल। स्टेप एंगल, ठीक है, बात समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो तुमने स्टेप एंगल जो अभी तक केवल पढ़ा था, आज वो पिक्चर में तुम्हारे सामने दिख रहा है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, एक रोटर को स्टेपर, वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर का हो, जैसे ही आप उसकी एक वाइंडिंग को, एक फेज को एनर्जाइज करोगे, तुरंत ही वो क्या करेगा, रोटर को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में शिफ्ट करेगा, और वो कौन सी ओरिएंटेशन होगी, लीस्ट रिलक्टेंस पाथ की ओरिएंटेशन होगी। तो ऐसे में इनिशियल पोजीशन से करंट पोजीशन में आने में वो कितना एंगल रोटेट हुआ, वो एंगल जो होता है, इट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टेप एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप एंगल, दिस इज द स्टेप एंगल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक पहुंच गए, स्टेप एंगल हमें मिल गया। अब देखो अब क्या होगा, ये तो हो गई एक पोजीशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब दूसरा फेज एनर्जाइज करके देखते हैं, सेकंड फेज। क्लियर, देखते हैं क्या इसको बिगाड़ के काम चल जाएगा। इसी को बिगाड़ देते हैं, देखते हैं हो जाएगा काम। ओके, ठीक है, यस, ठीक। और ये पूरा बिगाड़ देते हैं। ये आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना पोर्शन तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गई तुम्हारा ए था, और ए अब हट चुका है। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में हमने क्या करेंगे, अब की हमने अभी तक हमने क्या लिया था, S1 को ऑन करा था, S2 S3 ऑफ थे। अब की मैं S2 का केस ले लेता हूं। तो अब की बार जो केस है, हमने क्या करा है, इस पर्टिकुलर केस की और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब की हमने क्या करा, S2 को जो है वो ऑन कर दिया है, और क्या करा है, S3 S1 और S3 इनको क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। ठीक, बात समझ में आ रही, S2 को ऑन करा है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस को ऑन कर दिया मैंने, ये वाला केस, और S3 और S1 दोनों को ऑफ कर रखा है। क्लियर, तो बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। अब कौन सा फेज एनर्जाइज हो, अब होगा बी फेज, तो बी इधर और बी डैश इधर। ओके, नाउ अभी हमने प्रीवियस केस में देखा था, हमने रोटर को इस पोजीशन में छोड़ दिया था, यही तो पोजीशन थी भाई। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये पोजीशन थी, यहां तक हमने इसको छोड़ दिया था। अब ऐसे केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट की अगर बात करेंगे, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो देखो हमने जैसी बी को एनर्जाइज करा, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बी को जब तुम एनर्जाइज करोगे, तो ये भी लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहेगा। क्लियर, तो अब देखो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक, इस तरीके से। अब देखो ये कुछ इस तरीके से अगर हम इसका फ्लक्स बना लेते हैं, आई होप ये समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इसको, डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग और इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे ये जो बी है, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। एक्चुअल में ये अगर आप देखोगे तो बहुत करीब होगा, ये आ गई शेप। क्लियर हो गया, और इसकी शेप जो है नीचे वाली भी थोड़ा सा शिफ्ट होती है। ठीक है, बुक से देखोगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया। ओके, नाउ अब देखो हमने क्या करा, बी को एनर्जाइज करा है, तो हम बी को एनर्जाइज कर देते हैं। कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये तो सेम कलर हो गया। ओके, दिस वन इज योर बी, तो बी एंड बी डैश। अब केवल बी और बी डैश एनर्जाइज हुए हैं। ठीक है, अब देखो इनके अंदर से जब फ्लक्स पाथ होगा, तो कुछ इस तरीके से फ्लक्स पाथ होके जाएगा, यहाँ से ये पास होते हुए जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये एंटर कर गया यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो सेम जैसा कि ए के साथ हुआ था, तो अब ऐसे केस में क्या होगा भाई, जैसे ही इस तरीके से जब फ्लक्स पाथ होगा, तो क्योंकि लीस्ट रिलक्टेंस पाथ यही है, तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और लीस्ट रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब जब ऐसा होगा, तो हम देख लेते हैं फिर मोटर कैसे रोटेट करेगी। तो दिस वन इज योर बी एंड दिस वन इज योर बी डैश, और मोटर जो होगी वो अपने आप को इधर डायरेक्शन में रोटेट करा लेगी, तो टिल्ट मोटर करा देगी कुछ इस तरीके से।
एंड दिस वन इज योर मोटर का रोटेशन हो जाएगा। ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा एंड ये पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? होगा क्या, ये पार्ट इधर हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा एंड दिस वन इज योर दिस। तो ये क्या होगा, अगेन मोटर जो होगी वो इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी बी और बी डैश को एनर्जाइज करने पे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही ऐसा होगा तो आप देखो सीधा सीधा फ्लक्स पाथ होने लगेगा, लीस्ट रिलक्टेंस पाथ मिलने लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आईओजी समझ में आ गई किस तरीके से काम हो रहा है। नाउ अगेन सेम स्टेप एंगल का यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनिशियल पोजीशन जो थी वो ये थी इस केस के लिए, दिस वन इज योर, ये आ गई आपकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ये जो तुम्हारी आई है ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई फाइनल पोजीशन। ठीक, और इस पूरे के बीच में जो आपने एंगल कवर करा, दिस वन इज योर बीटा एंड बीटा इज स्टेप एंगल। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कितना स्टेप एंगल होगा, इन सब चीजों को देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गई कि वर्किंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हर बार क्या होगा, रोटर मूव करेगा और ऑक्युपाई करेगा पोजीशन ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हर बार क्या होगा, रोटर मूव्स एंड ऑक्युपाई पोजीशन ऑफ लीस्ट रिलक्टेंस। रोटर हमेशा मूव करेगा और हमेशा एक लीस्ट रिलक्टेंस की जो पोजीशन होती है उसको ही वो हमेशा गैदर करने की कोशिश करेगा, हमेशा ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। तो दिस वन, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन कौन सी थी, ये वाली थी, इसीलिए देखो रोटर रोटेट कर गया। ठीक है, तो हर बार रोटर अपने आप को शिफ्ट या रोटेट करवाता रहेगा और इस तरीके से वेरिएबल रिलक्टेंस जो होती है मोटर वो ऑपरेट करती है। ठीक, नाउ अगर हम बात कर लेते हैं स्टेप एंगल कैलकुलेशन कि भाई हमने ये सब देख लिया, अब स्टेप एंगल कितना होगा, हमने हर बार का स्टेप एंगल होगा सर्टेन होगा। तो स्टेप एंगल की जो कैलकुलेशन देख लेते हैं, स्टेप एंगल की इक्वल टू बीटा को मैंने स्टेप एंगल लिया हुआ है, आप अल्फा ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपने किसके साथ कौन सा आपने लेके चल रहे हो। तो फॉर्मूला क्या होता था, दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूले से अगर निकालें तो 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेजेस m इनटू रोटर टीथ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला और था, बीटा इक्वल टू कितना था, टीएस, टीथ ऑफ स्टेटर माइनस टीथ ऑफ रोटर डिवाइड बाई टीथ ऑफ स्टेटर इंटू टीथ ऑफ रोटर इंटू 360 डिग्री। दोनों से निकालेंगे। पहला वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेजेस हमने कितने लिए, 3 फेज लिए हैं इस केस के अंदर। ठीक है, और रोटर की टीथ कितने हैं, 4 हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से हम निकाल के देख सकते हैं, दिस वन इज योर, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 90 एंड 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया स्टेप एंगल फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दो चाहे वो कर लो, हमेशा सेम आएगा। बीटा इक्वल टू स्टेटर कितने टीथ हैं, 6 हैं, रोटर कितने 4 हैं, डिवाइड बाई 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इंटू 360 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 360 डिग्री। दिस वन इज योर 60। ओके, टू द 4 2 30 एंड 2 से 2 कैंसिल, अगेन 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री। तो देखो स्टेप एंगल यहाँ पे यानी कि जो रोटर रोटेट हो रहा है, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे एंगल मार्क करा था इस केस के अंदर, तो ये इनिशियल पोजीशन से जो यहाँ से मूव करा, ये कितना, ये है तुम्हारा 30 डिग्री। ओके, तो दिस वन इज योर 30 डिग्री स्टेप एंगल। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर मोटर तुम मार्केट से खरीद के लाते हो जिसके अंदर 6 स्टेटर टीथ होंगे और 4 रोटर के टीथ होंगे, तो मोटर जो होगी आपकी वो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हिसाब से रोटेट करेगी, 30 डिग्री में रोटेट करेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये चीज क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट मैंने नहीं छोड़ा, हर चीज बता दी। नाउ ट्रुथ टेबल बना ले रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हैशटैग ट्रुथ टेबल, इसको भी समझ लो, बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो हमने क्या स्विच लिए, एक तो स्विच ऐसे लिया हुआ है, एक स्विच एसबी है, एक स्विच एससी है एंड दिस वन इज योर बीटा स्टेप एंगल। क्लियर? तो मान के चलते हैं ये चीज है हमारे पास। क्लियर? इसमें हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। तो पहले हमने 1 का मतलब, एक बात समझ लेना, 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने स्विच 1 को ऑन करा था और बाकी दोनों को ऑफ रखा था, तो ऐसे केस में मान के चलते हैं 0 डिग्री पे थी। क्लियर हो गया? 0 पे थी। नाउ जब मैं क्या करूंगा, एस ए को ऑफ करूंगा, एस बी को ऑन करूंगा और सी को भी ऑफ रखूंगा, तो एक एंगल रोटेट कर जाएगी, वो कितना होगा, 30 डिग्री रोटेट करेगी। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ और इसको ऑन कर देंगे, तो ऐसे केस में 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। देन फिर से अगर मैं इसको ऑन करूंगा और इन दोनों को ऑफ कर दूंगा, तो ये फिर रोटेट कर जाएगी 90 डिग्री। तो दिस वन इज योर ट्रुथ टेबल। क्लियर हो गया? तो ये आपके सामने ट्रुथ टेबल निकल के आ गई है। यहाँ पे 30 30 60 90 लिखा है, यहाँ पे आप
0, इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बीटा, इसको 2 बीटा और इसको 3 बीटा भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई। तो बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा आपका यहाँ पे है स्टेप एंगल। क्लियर, तो ये भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके ठीक है। और इतनी यहाँ तक ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब बात कर लेते हैं भाई एडवांटेज की, यानी कि हम ये स्टेपर मोटर जो वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर क्यों यूज करेंगे। तो हैशटैग एडवांटेजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों की बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेंगे। क्लियर, तो सबसे पहला एडवांटेज अगर बात करी जाए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका लो इनर्शिया। देखो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, देखो आपने हर मशीन में जब रोटर पढ़ते थे तो रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग की होती थी। तो वाइंडिंग क्या होती है, वाइंडिंग से उसका वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने से क्या होता है, इनर्शिया बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरीके की वाइंडिंग नहीं की, जस्ट आपने इस तरीके से एक रोटर ले लिया है, तो कोई भी वाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए इसका क्या होगा, इनर्शिया काफी कम होता है। तो लो इनर्शिया हो गया पहली चीज, ठीक है। आपने हल्का सा मतलब ये कह सकते हो कि लाइट, केवल देखो तुम्हें रोटेट ही तो करवाना है, किसी भी तरीके की उसके अंदर वाइंडिंग या पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट मटेरियल का हम लोग बना लेते हैं, बहुत हल्का सा मटेरियल ले लेते हैं, जिससे कि हमारा बस काम चल जाए। क्लियर हो गया, तो इसीलिए इसका इनर्शिया बहुत कम होता है, और इनर्शिया क्योंकि कम है तो ये इजी टू रोटेट है। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, हाई स्टेपिंग रेट है, हाई स्टेपिंग रेट, स्टेपिंग रेट, हाई स्टेपिंग रेट, ठीक। क्लियर हो गया, यानी कि बहुत तेजी से इसका स्टेप रेट चेंज कर सकते हो आप लोग। एक स्टेप, जो स्टेप जैसे बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा, ये जो है इसकी स्पीड बहुत तेजी से काम करवा सकते हो इससे, क्योंकि ये इसका इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम है तो इसको एक्सेलरेट करना बहुत आसान है, तो इजी टू एक्सेलरेट है, तो इजीली एक्सेलरेट हो जाएगा, तो इसीलिए स्टेपिंग रेट बहुत हाई है इसका। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें एक और जो बड़ी खास बात है वो ये है, इजी टू इंक्रीज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है। यानी कि रिजोल्यूशन आप बहुत आराम से बढ़ा सकते हो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में। रिजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि भाई यहां से एक पोजीशन ये थी 1, यहां से जब घूम के रोटर यहां आया तो भाई पोजीशन 2 पे आया, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो मैंने बताया था कितना होता है, बीटा होता है स्टेप एंगल। जैसे भी पुराने केस में मैंने बीटा निकाला 30 डिग्री। क्लियर, लेकिन भाई 30 मान लो बहुत ज्यादा है, मुझे चाहिए 15 डिग्री, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, ये होता है इसका बेसिकली रिजोल्यूशन। तो अगर मान लेते हैं कोई स्टेपर मोटर है जिसका स्टेप एंगल 30 है, उसको मैं अगर 15 कर दूं तो हम कहेंगे कि रिजोल्यूशन इसका बढ़ गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो रिजोल्यूशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेप एंगल के। तो जितना छोटा स्टेप एंगल होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उस स्टेपर मोटर का। तो देखो अब वेरिएबल रिलक्टेंस के रिजोल्यूशन बढ़ाना बहुत आसान है। एक मान लेते हैं मार्केट से एक प्लेट खरीद के लाते हैं, ठीक है। अब इस प्लेट में से अगर मान लेते हैं रोटर की टीथ में 4 निकालता हूं, 4 रोटर की टीथ काट के निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अगर 4 टीथ निकालूंगा तो हम जानते हैं स्टेप एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के टीथ के, टी आर, अभी बताया था एन आर टी आर। तो देखो टी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो स्टेप एंगल एक सर्टेन आ जाएगा। लेकिन अब क्या करता हूं, मुझे अगर रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो स्टेप एंगल को कम करना है। स्टेप एंगल कम करने का तरीका क्या है, और टीथ बना लो। तो अब की वो सेम प्लेट दोबारा मार्केट से खरीद के लाए, और इस बार हमने क्या करा, इसके अंदर से 6 रोटर पोल निकाले, 1 2 3 4 5 6। अब की हमने 6 निकाले, तो टी आर हमने इंक्रीज कर दिया रोटर टीथ। तो टी आर को इंक्रीज करोगे बीटा स्मॉल हो जाएगा, और बीटा स्मॉल होगा तो रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इजी टू इंक्रीज रिजोल्यूशन, यानी कि अगर वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की बात करी जाए तो इसका रिजोल्यूशन आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। और चेंज कैसे करोगे, नंबर ऑफ रोटर टीथ बढ़ा के। और नंबर ऑफ रोटर टीथ बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि जस्ट आपको क्या करना है, एक जो वेरिएबल रिलक्टेंस के जो पोल्स हैं वो 1 2 पोल्स और बढ़ा देते हैं, रोटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें इजीली टीथ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज है कि भाई ये डिटेंट टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। बात समझो इस बात को, डिटेंट टॉर्क क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर आपके सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल सिस्टम में स्टेपर मोटर में डिटेंट टॉर्क बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो डिटेंट टॉर्क अभी क्या होता है ये मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो है। तो डिसएडवांटेज में लिख लो इसको, डिसएडवांटेज क्या है, वेरी स्मॉल, या कह सकते हैं नो डिटेंट टॉर्क। क्लियर हो गया, डिटेंट टॉर्क किसी भी तरीके का ये ऑफर नहीं करता है, ये कह सकते हैं हम इसे नो डिटेंट टॉर्क, यानी कि किसी भी तरीके का डिटेंट टॉर्क ये प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना वेरी स्मॉल रहने दो, नो डिटेंट टॉर्क, इंपॉर्टेंट ऐसे नोट कर लेना, नो डिटेंट टॉर्क।
क्लियर? इसका क्या मतलब होता है डिटेंट टॉर्क, आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर लगभग सारी कवर करी। मैंने आपको रिलक्टेंस के वेरिएबल रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया, कंस्ट्रक्शन सीखा हमने, देन हमने सर्किट सीखा, देन हमने इसके वर्किंग सीखी और ऑन करके देखा, स्टेप एंगल को कैलकुलेट करा, देन हमने ट्रुथ टेबल देखी और फाइनली मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके साथ डिस्कस करे हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट मोटर देखेंगे और देखेंगे कि क्या कमियां थी जो परमानेंट मैग्नेट ने वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की दूर करी। और आप जुड़े रहिए और ये सब चीजें सीखते रहिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।